हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, इससे पहले की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था जो नन हिंदी को किस प्रकार से पढ़ना है ताकि 90+ मार्क्स जो है हम लोग ऑब्टेन कर सके अपने एग्जाम में। तो वो भी बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आप लोगों को बताया है और उम्मीद करते हैं अगर आप लोग वो वीडियो देखे हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी अपने आप में हौसला आ गया होगा जो हाँ, हम भी 90+ कर सकते हैं अभी से पढ़ करके। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा पहले शुरू होता है, जो हम लोग पहले चैप्टर और लेखक के नाम याद कर ले और उसके विधा, क्योंकि यहाँ से जो है डायरेक्ट आप लोगों को कितना नंबर देखने को मिलेगा तो 5 से 7 मार्क्स का जो है यहाँ से आप लोगों को काम निकलने वाला है। ठीक है, 5 से 7 मार्क्स का जो है डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे जो किस प्रकार से आप लोगों को चैप्टर और लेखक का नाम याद रखना है और उसकी विधा का याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहले तो कविता वाला चैप्टर को जो है ना आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा, उसकी विधा। ठीक है, उसका सिर्फ लेखक याद रख लीजिएगा। जैसे तू जिंदा है तो ये मुंह कान से ही देखने से लग रहा है जो ये क्या है, कविता है। तो इसकी विधा देखने की जरूरत नहीं है। बस तू जिंदा है तो इसके लेखक कौन है तो याद रखिएगा, ये कवि कौन है तो शंकर शैलेंद्र। ठीक है, उसके बाद ईदगाह। तो जब मैंने आप लोगों को ईदगाह पढ़ाया था तब भी बताया था जो ईदगाह एक कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। तो वैसे एक एक चैप्टर भी जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसमें 2-4 बार रिपीट करके मैं बता देता हूँ ताकि एकदम याद हो जाए। ठीक है, तो ईदगाह याद रखिएगा, ये एक कहानी है, उसमें भी पता चलेगा, जब सुनिएगा तो ऑटोमेटिक लग जाएगा ये कहानी है। ठीक है, उसके बाद कर्मवीर। तो कर्मवीर भी क्या है, एक कविता है। तो ईदगाह जो कहानी था वो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और कर्मवीर जो कविता है ये किसके द्वारा लिखा गया है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा। ठीक है, और हरिऔध जो है इनका क्या है, टाइटल है। ठीक है, हरिऔध इनका क्या है, टाइटल है। उसके बाद बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत की अगर विधा पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा रेखाचित्र, और इसके लेखक कौन है तो याद रखिएगा राम वृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है, उसके बाद हुंडरू का जलप्रपात क्या है तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। हुंडरू का जलप्रपात क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है, और इसके लेखक कौन है तो याद रखिएगा कामता प्रसाद सिंह काम। ठीक है, उसके बाद बिहारी के दोहे के ये क्या है तो ये एक कविता है। बिहारी के दोहे क्या है, एक कविता है। तो बिहारी का दोहा है तो लिखेगा कौन तो लिखेगा भी बिहारी। ठीक है, तो बिहारी के दोहे के कवि कौन है तो बिहारी। तो सिंपल देखिए, कविता को याद नहीं करना है। तू जिंदा है तो ये क्या है, कविता है। कर्मवीर ये क्या है, कविता है। जैसे बिहारी के दोहे ये भी क्या है, कविता है। तो बाकी को ध्यान से देखना, जैसे ईदगाह, तो ईदगाह क्या है, एक कहानी है। जैसे बाल गोविंद भगत, तो इसको गौर से याद रखना है जो ये एक क्या है, रेखा चित्र है। ठीक है, हुंडरू का जलप्रपात, तो ये भी जब आप पढ़िएगा तो पता चलेगा, जब एकदम घूमने के लिए जाता है तो एकदम साइड से कैसे एकदम नदी सब जो है लहराता हुआ चलता है, तो पता चल जाएगा जो हम घूमने के लिए जा रहे हैं तो क्या होगा तो ये यात्रा वृत्तांत होगा। वैसे भी जब हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं और उससे रिलेटेड जब कोई बुक लिखते हैं तो उसको बोला जाता है यात्रा वृत्तांत। तो हुंडरू का भी जलप्रपात जो है वो मैं आप लोगों को एकदम घुमाने के लिए ले चलूँगा टूर पे। बस आने दीजिए 5वां चैप्टर, ठीक है ना, तब आप लोगों को हम घुमाने ले चलेंगे हुंडरू का जलप्रपात। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन बात करें। अगला क्वेश्चन नहीं है, ये चैप्टर है। ठीक है, ठेस। ठेस भी क्या है, ये भी एक कहानी है जिसके कहानीकार कौन है तो फणीश्वर नाथ रेणु। तो रेणु इनका क्या हो गया, उपनाम हो गया एक प्रकार से, या उपाधि बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे की दुआ। तो ये नाम ही है, बच्चे की दुआ लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो ये क्या है तो ये एक कविता है। ठीक है, तो बच्चे की दुआ क्या है, एक कविता है जो लिखा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अशोक का शस्त्र त्याग। तो इस पे विशेष ध्यान रखना, ये एक एकांकी है जो लिखा गया है बंशीधर श्रीवास्तव के द्वारा। ठीक है, अशोक का शस्त्र त्याग ये क्या है, एक एकांकी है जो बंशीधर श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये एक क्या है, निबंध है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये क्या है, एक निबंध है। ठीक है, जो किसके द्वारा लिखा गया है तो ये याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। तो यहाँ दिनकर भी क्या है, इनका दिनकर क्या है, उपनाम है।
ठीक है। उसके बाद है कबीर के पद। तो कबीर के पद क्या है, ये एक कविता है, तो कबीर के पद है तो लेखक कौन होंगे, कबीर ही होंगे, ठीक है। मेरा पद होगा तो मैं ही ना लेखक हूँगा, ठीक है ना। तो कबीर के पद क्या है, एक कविता है, तो उसके लेखक कौन है, तो कबीरदास है, तो इसको तो याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है विक्रमशिला। तो विक्रमशिला क्या है, तो ये भी एक निबंध है जो लिखा गया है पापूविस, इसका मतलब हो गया पाठ्य पुस्तक विकास समिति, ठीक है। पापूविस का मतलब क्या हो गया, पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा ही मतलब ये संकलित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या याद रखना है, जो ठेस एक कहानी है, उसके बाद बच्चे की दुआ, ये एक कविता है सिंपल। अशोक का शस्त्र त्याग, ये एक एकांकी है, याद रखिएगा, बंशीधर श्रीवास्तव का। उसके बाद ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये एक निबंध है। कबीर के पद, ये तो कविता ही है, तो कबीर के पद है तो लेखक कौन होंगे, कबीर होंगे। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भी क्या है, एक निबंध है जो लिखा गया है, मतलब संकलित किया गया पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा, ठीक है। तो चलिए, विक्रमशिला जो निबंध है वो याद रखिएगा, पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा ये संकलित किया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो है दीदी की डायरी। तो दीदी की डायरी है तो इसकी विधा भी क्या हो गई, डायरी हो गई। तो दीदी की डायरी, विधा भी उसकी डायरी, और इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा ये संकलित ही है, ठीक है, इनके संकलित ही है लेखक। उसके बाद है पीपल। तो पीपल एक कविता है जो लिखा गया है गोपाल सिंह नेपाली जी के द्वारा। पीपल क्या है, एक कविता है जो किसके द्वारा लिखा गया है, गोपाल सिंह नेपाली जी के द्वारा। उसके बाद है दीनबंधु निराला, ये क्या है, ये एक निबंध है जो कि आचार्य शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। गोपाल सिंह इसका उपनाम हो गया या टाइटल हो गया नेपाली, ठीक है। उसके बाद क्या है, दीनबंधु निराला, ये क्या है, तो निबंध है जिसके निबंधकार कौन है, तो आचार्य शिव पूजन सहाय, ठीक है। उसके बाद खेमा। तो खेमा क्या है, एकदम एक स्टोरी है, कहानी है जो संकलित के द्वारा लिखा गया, मतलब ये संकलित है किया गया। उसके बाद है खुशबू रचते हैं हाथ, ये आपको पढ़ने से ही पता चल रहा होगा जो ये क्या है, एक कविता है। खुशबू रचते हैं हाथ, तो ये क्या है, ये एक कविता है जिसके कवि कौन है, तो याद रखिएगा अरुण कमल। खुशबू रचते हैं हाथ, इसके कवि कौन है, तो याद रखिएगा अरुण कमल, ठीक है। उसके बाद है हौसले की उड़ान, इसके निबंधकार कौन है, तो याद रखिएगा पाठ्य पुस्तक विकास समिति। हौसले की उड़ान क्या है, एक निबंध है जिसके निबंधकार है पाठ्य पुस्तक विकास समिति। तो सिंपल, जब वैसे आप लाइन बाय लाइन या चैप्टर जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो चैप्टर भी आप सिर्फ लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा ना, लाइन बाय लाइन देखने का क्या जरूरत है, सिर्फ सुन लीजिएगा तो आपको एकदम A to Z याद हो जाएगा, जो इसकी विधा क्या है, इसके लेखक कौन है और ये है क्या, ठीक है ना। तो आप लोग आराम से इसको तो 1-2 बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि 5-7 नंबर का सवाल है, ठीक है। बाकी अगर जो मैं चैप्टर आप लोगों को पढ़ाता हूँ उसको सिर्फ ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, और भरोसा रखिए एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आप नहीं जानते हैं। 100% क्वेश्चन आप जानते रहेंगे और कंफ्यूज होइएगा जो हम बनाएंगे किसको, ठीक है ना। एकदम भरोसा रखिए, निश्चित रूप से ये होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करेंगे 19वां चैप्टर हमारा है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये क्या है, एक जीवनी है। तो कर्पूरी ठाकुर जी का क्या है, जीवनी है। जननायक इनका क्या है, उपाधि है, ठीक है। तो इनका जीवनी है, इसके भी लेखक समझ लीजिए पाठ्य पुस्तक विकास समिति ही इनके संकलन करता है। उसके बाद है झांसी की रानी, तो ये क्या है, कविता है। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह होने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये क्या है, एक कविता है जो लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। तो झांसी की रानी क्या है, एक कविता है जो किसके द्वारा लिखा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। उसके बाद चिकित्सा का चक्कर, ये है हास्य व्यंग, मतलब हंसी मजाक वाला, एकदम हास्य व्यंग होता है ना, तो वो है। चिकित्सा का चक्कर क्या है, हास्य व्यंग। इसके लेखक है बेढब बनारसी जी, ठीक है। चिकित्सा का चक्कर क्या है, हास्य व्यंग, और इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा बेढब बनारसी जी। उसके बाद है सुदामा चरित, ये एक कविता है जिसके कवि हैं नरोत्तम दास, ठीक है। सुदामा चरित क्या है, एक कविता है जिसके कवि कौन है, तो नरोत्तम दास।
उसके बाद राह भटके हिरण के बच्चे, ये क्या है? तो ये एक कविता है जिसके कवि कौन है? तो डॉक्टर निराला, जो वियतनाम के हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को एकदम हर हाल में याद रख लेना है, और ऐसा नहीं है जो एक बार पढ़ने के लिए बैठ जाइए, इसको 1 से 2 बार एकदम रीडिंग कर लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर 2-4 दिन के बाद 1-2 बार एकदम से पढ़ लीजिए, 2-4 रोज, 1 सप्ताह, 10 दिन तक लगातार देखना है आराम से, 1-2 बार कभी के उल्टा करके, ऑटोमेटिक ऐसा याद होगा ना जो कभी जीवन में नहीं भूलिएगा। ठीक है, वैसे जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो उस चैप्टर के पढ़ने टाइम में जो है ना आपको उस चीज़ का सारी जानकारी दे दिया जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को ईदगाह कहानी पढ़ाया था, तो उसी दिन मैंने 2-4 बार रिपीट करके बता दिया था। जो ईदगाह क्या है? एक कहानी है जिसके कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। तो वहाँ से जब आप 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, जो ईदगाह एक कहानी है, इसके कहानीकार है प्रेमचंद, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहला कविता पढ़िएगा आप, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जब आप उसको पढ़े रहिएगा, उसकी शब्दार्थ को देखे रहिएगा, और लास्ट में उसके चैप्टर का नाम भी है, मतलब सॉरी चैप्टर नहीं, लेखक का नाम भी है शंकर साइलेंट, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा कि तू जिंदा है तो ये एक कविता है, और इसके कवि कौन है? तो शंकर साइलेंट। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, भले आप लोगों को ख़राब लगे लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, इसीलिए आप लोग इसे हंस के या रो के याद ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।